अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफिस टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। यहाँ पे कह रहा है 5 साल के लिए प्रेसिडेंट का टर्म होता है। और किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उस दिन से अगले 5 साल तक। However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। फर्दर ही कैन ऑल्सो बी रिमूव, उसको इसके अलावा भी हटाया जा सकता है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को हम हिंदी में कहते हैं महाभियोग। महाभियोग, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हम इसके लास्ट में देखेंगे, सारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। वो इस 5 साल के बियॉन्ड भी अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है अंटिल, जब तक उसका सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज, जब तक उसका जो सक्सेसर उत्तराधिकारी है वो अपना चार्ज नहीं ले लेता है, तब तक भी वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता है। और भारत का प्रेसिडेंट के लिए बोला जाता है कि एनी नंबर ऑफ टर्म्स, भारत का प्रेसिडेंट जो है कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है। लेकिन इन यूएसए, अमेरिका में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट नॉट मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपीचमेंट। देखो, इंपीचमेंट में कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल एक ही जो ग्राउंड है उसका इंपीचमेंट का, सिर्फ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। अब इंपीचमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपीचमेंट भारत के किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में, जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में स्टार्ट किया जा सकता है। इंपीचमेंट प्रोसेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस में इंपीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है उसके 1/4, 1/4 मेंबर्स द्वारा स्टार्ट किया जाना चाहिए। और भारत के प्रेसिडेंट को 14 डे का प्रायर नोटिस, 14 दिन का नोटिस भी मिलना चाहिए। और आफ्टर द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड, जब इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो जाए तो मेजोरिटी कितनी की होनी चाहिए? 2/3, 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ये जो पैरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पैरा से क्वेश्चंस बन चुके हैं डायरेक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकता है। सेकंड, इंपीचमेंट के लिए 1/4 मेंबर की रजामंदी जरूरी है। थर्ड, 14 दिन का प्रायर नोटिस मिलना जरूरी है। फोर्थ, वो जो रेजोल्यूशन होना चाहिए 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस से पास होना चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको अपने मेमोरी में याद रखना है। इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन्स, अब इसके बाद जब उस हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अगर दूसरे हाउस ने भी इसको पास कर दिया, सारे चार्जेस इन इंपीचमेंट जो रेजोल्यूशन होता है उसको भी दूसरे हाउस में मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर से पास होना चाहिए, तब जो प्रेसिडेंट होगा वो अपने इसको रिमूव माना जाएगा। प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भारत के प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है ये कैसा प्रोसेस है? ये क्वासी जुडिशियल है, ना ही तो पूरी तरह से जुडिशियल है। ये क्वासी मतलब पार्शली जुडिशियल प्रोसेस है। अब जो इसमें आता है कि जैसे हमने देखा था कि इलेक्शन में जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे इंपीचमेंट प्रोसेस जो भारत के प्रेसिडेंट का होता है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इंपीचमेंट प्रोसेस में तो पॉइंट नंबर ए कह रहा है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, वो भी जो इसका इंपीचमेंट प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स तो करते ही करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। Point number B, the elected members of the legislative assemblies of states and union territory of Delhi and Pondicherry do not participate in the impeachment। देखो, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एसएलए का मीनिंग है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस एसएलए ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इन दोनों के ही इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट ये दोनों इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इस तरह से हमने देखा जो इंपीचमेंट प्रोसेस में उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? फाइनली ओनली इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स बोथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। बाकी यहां पे किसी का रोल इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। अभी तक भारत के किसी भी प्रेसिडेंट को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। अगर भारत के ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो तो क्या करना चाहिए, क्या होगा?
देखो वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। वैकेंसी क्रिएट हो सकती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, या तो उसका पूरा 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका हो, या फिर वो उसने रेजिग्नेशन दिया हो, या उसको इंपीचमेंट से हटाया गया हो, या फिर उसके ऑफिस में डेथ हुई हो। अभी हम लोग उसको लास्ट में पढ़ेंगे ऐसे कितने प्रेसिडेंट की ऑफिस में डेथ हो चुकी है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, जो फिफ्थ और लास्ट प्रोसेस है, जब उसका इलेक्शन कैसा घोषित कर दिया जाए, वॉइड। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, जब उसका जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसके ऑफिस में, उसके एक्सपायरी मतलब यानी उसका 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ है, इस वजह से उसमें इस वजह से वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो जो इलेक्शन प्रोसेस है मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, यानी उसके टर्म के खत्म होने से पहले इलेक्शन कंप्लीट करा लेना चाहिए। याद रखिएगा ये कंडीशन केवल तभी एप्लीकेबल है जब उसका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही उसका इलेक्शन कराना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर डिले हो जाता है इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी वजह से, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है वो कंटिन्यू रखता है अपने ऑफिस को, और ये इकलौती ऐसी कंडीशन है जिसमें आउटगोइंग प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल से ज्यादा प्रेसिडेंट का निर्वहन कर सकता है अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज, जब तक उसका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि जब एक्सपायरेशन हो जाता है उसके 5 साल के कार्यकाल का, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट डजंट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, और इसमें वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट को कार्यकाल संभालने के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें जो कंडीशन नंबर 2 है, ये थी ऊपर वाला हमने देखा था कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अभी आते हैं कंडीशन नंबर 2। इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया है, उसको हटाया गया है, या उसकी डेथ हो जाती है, इन 3 सिनेरियो में जो इलेक्शन ऑफ द वैकेंसी रहेगा उसको विद इन 6 मंथ में फिल करना रहता है। 6 महीने के अंदर हमें उस प्रेसिडेंट के जो वैकेंसी उसको 6 महीने में फिल करना रहता है जिस दिन से वो वैकेंसी क्रिएट हुई है। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 इयर्स, और जो नया प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल का फुल काम करेगा। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। अगर वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है, रिमूवल उसका हुआ है, या डेथ होती है, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह कार्य संभालता है। और अगर फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर केस, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस। ठीक है, ये इकलौता ऐसा सिनेरियो है जहां पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। इन केस द ऑफिस, अगर भारत का वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट हो, वहां पे भी कोई ना हो, तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रेसिडेंट की तरह कार्यकाल संभालेंगे। अगर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट ना हो, तब कौन संभालेगा? हमारे जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो इसका ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह कार्य संभालेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं अवेलेबल है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट की तरह अपने रोल को निर्वाह करेगा। और जब इन वाइस प्रेसिडेंट चाहे चीफ जस्टिस चाहे सीनियर मोस्ट जज हो, जब भी ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तो उनको वो सारे पावर्स मिलेंगे और सारी इम्यूनिटीज मिलती हैं जो भारत के प्रेसिडेंट को मिलती हैं। ठीक है, और ये इमोल्यूमेंट्स, ये जो इम्यूनिटीज है, अलायंसेज है, प्रिविलेजेस है, सैलरी है, ये कौन डिटरमाइन करता है? भारत की पार्लियामेंट। ठीक है, इसको भारत की पार्लियामेंट ही डिफाइन करती है।